जय हिंद। आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल गुलाब साइक्यू में मोस्ट वेलकम है। NCERT क्लास 8th का साइंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, लाइन वाइज, वन लाइनर के फॉर्म में। जितने भी नोट्स बने हैं NCERT साइंस के क्लास 8 से, जितने यूज़फुल नोट्स हैं ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही मददगार होगा। आप देखिए इसको। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट दीजिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए हमारे इस वीडियो को। आइए बिना कुछ बोले हम, क्योंकि बीच में पढ़ाई करवाएंगे, स्टडी करवाएंगे, तो डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं, बीच में ना बोलें और आखिर में भी एक बार बोल देंगे। देखिए, पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल का प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इस चैप्टर के बारे में देखेंगे। पहला पॉइंट है कि फसल किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? फसल बोलते हैं। खरीफ फसल देखेंगे, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल। भारत में जून से सितंबर तक धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास ये खरीफ फसलें होती है। जो फसलें वर्षा ऋतु में बोई जाती है उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल। भारत में वर्षा ऋतु जून में आती है तो ये खरीफ फसल आएंगे। एग्जाम्पल, एक ट्रिक है, UMKBA। क्या ट्रिक है? उमक बम डीजे पर। उमक से बोलेंगे यू से उड़द, M से होगा मूंग, K से कपास, B से बाजरा, A से अरहर, M से मकई, D से धान और J से ज्वार। एक ट्रिक था उमक बम डीजे पर, इसी पर याद रखेंगे। U से उड़द, M से मूंग, K से कपास, B से बाजरा, A से अरहर, M से मकई, D से धान, J से ज्वार। अब रबी फसल की बात करें तो आपको बता दें, रबी फसल एक तो शीत ऋतु में बोया जाने वाला और ये फसल है शीत ऋतु में बोया जाने वाला, जैसे गेहूँ, चना, मटर और सरसों इसके उदाहरण है। रबी फसल का ट्रिक है, अर्जो संरचना के गम में डूबा। अर्जो से औ से आलू, रो से रई, जो से जौ, अर्जो, आ रा जौ। फिर उसके बाद बोलेंगे संरचना से, स से सरसों, चौ से चना, फिर गेहूँ, मटर, गौ से गेहूँ, मौ से मटर और फिर मौ से मसूर। इस तरह से याद रखेंगे। चना, गेहूँ, मटर इसके उदाहरण है। ट्रिक आप बना लग सकते हैं रबी फसल का। कृषि की पद्धतियाँ या क्रियाकलाप की बात करें तो सबसे पहले हम लोग मिट्टी को तैयार करते हैं, मिट्टी पलटन और मिट्टी को पोला बनाते हैं। फिर उसके बाद बुआई करते हैं। बुआई में स्वास्थ्य गुणवत्तापूर्ण बीजों का चयन करते हैं। खाद और उर्वरक देते हैं। खाद जो होते हैं अकार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे और जानवरों के अपशिष्ट भी हो सकते हैं। खाद जो है, खाद अगर बात करें, अभी आपको बताएंगे, खाद जो होता है प्राकृतिक होता है। सिंचाई जो है ड्रिप, स्प्रिंकलर, ट्यूबवेल इत्यादि हैंडपम्प के थ्रू हम लोग करवाते हैं। खरपतवार की सुरक्षा, खरपतवार में एक बार भी पीसी क्वेश्चन पूछा है। D4D क्या है? 2,4-D, 2,4D एक वीडीसाइड है, खरपतवार है। इसको भी हम लोग विलगाव करते हैं, अलगाव कर देते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग, कटाई करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग भंडारण करते हैं। अब बताइए, जो कटाई के बाद कुछ जगहों पर त्यौहार मनाता है, जैसे पोंगल हो गया, ये सारे त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल कमेंट बॉक्स में लिखिए पोंगल कहाँ मनाते हैं। अब देखेंगे उर्वरक और खाद में डिफरेंसेस। उर्वरक जो होता है मानव खुद बनाता है, ये एक उर्वरक जो है कार्बनिक लवण होता है, ये फैक्ट्री में उत्पादित होता है। उर्वरक में ह्यूमस नहीं होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उर्वरक जो होता है खुद मानव बनाता है। अब हम प्राकृतिक खाद की बात करें तो ये प्रकृति का पदार्थ है जो गोबर, मानव के अपशिष्ट और पेड़ पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खेत में उत्पादन होता है, खेत में ये खुद उत्पादन होता है। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। अपेक्षाकृत कम मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। इसमें कम मात्रा में अपेक्षाकृत क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। जैविक खाद के क्या लाभ है? जैविक खाद से क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहला हमारा जैविक राज्य कौन है जो जैविक खाद का यूज़ करता है, तो उसका आंसर होगा सिक्किम। पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे जैविक खेती किया जाता है। खाद पर बहुत ज़्यादा, जैसे उर्वरक पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, जैविक उर्वरक पर बहुत कम टैक्स है यूज़ करने पर। तो इतना महंगा हो जाता है कि जो वहाँ के किसान हैं ना, तो प्राकृतिक खाद को खरीद नहीं पाते, उर्वरक फर्टिलाइज़र को खरीद नहीं पाते, उस पर टैक्स बहुत ज़्यादा है। देखिएगा जैविक खाद के क्या लाभ है? इससे मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि होता है। इसमें मिट्टी भरपूर एवं संरंध्र होती है ताकि गैसीय विनिमय सरलता से हो सके। इसमें इसमें जो होता है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मिट्टी के संगठन में सुधार और बनावट में भी सुधार आ जाता है जैविक खाद से। अभी आगे देखिए,
2,4-D क्या होता है? तो 2,4-D एक क्या है? खरपतवार नाशी है। खरपतवार को हटाने को क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। फावड़ा से खरपतवार को निकाला जा सकता है। कटाई ऋतु के पर्व जैसे पोंगल हो गया तमिलनाडु में, एक क्वेश्चन बहुत पूछा है। बैसाखी पंजाब में, होली, दीपावली और ये सारे त्यौहार मनाते हैं। बिहू असम में, ये सब भी कटाई के बाद हम लोग फेस्टिवल मनाते हैं। फिर देखेंगे मछली से कोड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी अधिक होता है। प्लेग जो होता है रेड से एक बीमारी होती है, रेड से। अब देखिए पौधे में लगभग 90% जो है जल होता है, लगभग 90% पौधे में जल होता है। सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हो गए? चेन हो गया, पंप हो गया, फिर ढेकली हो गया, रहट हो गया, उत्तोलक हो गए, फिर मोटर हो गया, मोट हो गई, घिरनी हो गई। छिड़काव के तंत्र हैं, कहाँ पे हम लोग छिड़काव यूज़ करते हैं? असमतल भूमि में। ड्रिप सिस्टम आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। इसमें क्या होता है कि जल के बूंद बूंद पौधे के जड़ों में डालते हैं। पौधे के जैसे फलदार पौधे, बगीचों, वृक्षों में हम लोग आजकल इसका यूज़ कर रहे हैं। आजकल चल रहा है स्टोरेज में हम लोग क्या करते हैं? साइलो भंडार का यूज़ करते हैं। जैसे नालंदा में सुनेंगे एक साइलो गोदाम बन रहा है, इस तरह से साइलो गोदाम पूरा तरह से पैक होता है, साइलो भंडार किया जा रहा है। पशुपालन, बड़े फार्म में पशुपालन का पालना, हम लोग एनिमल हस्बेंड्री क्या करते हैं? बहुत बड़े फार्म में। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है। मक्का उगाने की अनिवार्य परिस्थिति उच्च तापमान, आर्द्र वर्षा, आर्द्रता और निम्न तापमान होना चाहिए। हमारे देश में मानसून का जो मौसम है जून से सितंबर तक आ जाता है, क्योंकि ये खेती के बारे में था, जून में इंटर कर जाता है। ये तो पहला चैप्टर था फसल वाला और उसका प्रबंधन, उत्पादन, फसल उत्पादन और प्रबंधन। ये हम देखेंगे दूसरा चैप्टर जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, फ्रेंड्स एंड एनिमी। सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा जीवाणु, बैक्टीरिया, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है शैवाल। 4 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। एनसीईआरटी डिवाइड करता है 4 कैटेगरी में। तो आइए पहले बारी बारी से पढ़ते हैं। सपोज हम बात करें जीवाणु की, तो जीवाणु से बहुत क्वेश्चन बनता है। टीबी जीवाणु से होता है, डिप्थीरिया जीवाणु से होता है, प्लेग जीवाणु से होता है, सिम्बाइसिस, सिफिलिस बोलते हैं, सिफिलिस जो होता है जीवाणु से होता है, टिटेनस, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, ये सारे बीमारी डिजीज जीवाणु से होते हैं। कवक से होता है एथलीट फीट, गाद, खाद, खुजली, ये सारे कवक से होते हैं, फंगस से होते हैं। प्रोटोजोआ देखिए, इससे प्रोटोजोआ से कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन शैवाल से भी नहीं। अब आइए विषाणु से, इसमें एक टॉपिक होता था विषाणु से क्या हो सकता है? बहुत सारे डिजीज विषाणु से होते हैं, जैसे वायरस, हेपेटाइटिस, क्या बोलते हैं? हर्पीज, फिर मेनिंजाइटिस, रेबीज, हेपेटाइटिस ए बी, ट्रैकोमा। ये क्या होता है? परपोषी में गुणन करते हैं। रोग से इन्फ्लुएंजा, खांसी, जुकाम, पोलियो, एड्स, ये सारी बीमारी होती है। मीजल्स, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि मीजल्स किससे बीमारी होती है? MES, LES, ये होता है विषाणु से। अब कवक की बात करें तो आपको बताए थे कवक से क्या होता है? गंजापन, दाद, खाज, एथलीट फुट, है ना। फिर बोलेंगे दमा, राइजोपस, फिर बोल सकते हैं पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है सबसे पहले खोज किया था, इसको याद रखेंगे। एस्परजिलस भी होता है। प्रोटोजोआ से अतिसार, मलेरिया बीमारी होता है जो मच्छर के काटने से होता है। अमीबा पेचिस होता है। पैरामेसियम जो है इसका प्रकार है। फिर एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर एनिमल होता है। जीवाणु की बात करें तो आपको बता दिए, जीवाणु से हैजा होता है, कुष्ठ रोग होता है, सिफिलिस होता है, डिप्थीरिया होता है, टाइफाइड होता है, टीबी और प्लेग जैसी बीमारियां होती है। जीवाणु के टाइप होते हैं, जब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ जीवाणु, अकॉर्डिंग टू शेप एंड साइज दे आर डिवाइडेड इनटू दिस कैटेगरीज सच एज स्पाइरल जीवाणु, छरनुमा जीवाणु, स्पाइरेलिया, फिर कोमा, विब्रियस होता है, फिर कॉर्क स्क्रूट के टाइप का होता है। शैवाल की बात कर लें, शैवाल जो होता है गोल्डन ब्राउन एंड डायटम होता है। ये क्या होता है? क्रिस्टोफाइटा होता है। ये क्या होता है? क्लाइडोमोनास का टाइप का होता है, स्पायरोगैरस के टाइप है और केल्पिस के टाइप है। क्या बोलते हैं? क्लाइडोमोनास, स्पायरोगैरा एंड केल्प। अब बात करते हैं रेड एल्गी की, तो रेड एल्गी इसका रीजन है रेडोफाइटा। रेड एल्गी रेड क्यों दिखता है? रोडोफाइटा के कारण दिखता है। इस तरह से ब्राउन एल्गी की बात करते हैं, ये फियोफाइटा के कारण होता है। एक ग्रीन एल्गी था, इसमें मिट गया है, क्लाइडोमोनाफाइटा होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में लिखें ग्रीन एल्गी सीम्स अस ग्रीन, वाई क्यों दिखता है? इसका रीज़न आपको बताना है। अब सूक्ष्म जीव का उपयोग ब्रेड, दही, केक बनाने में हम लोग धड़ल्ले से करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव का उपयोग है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहलिक पदार्थ बनाने में करते हैं। कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जी, जंतु का अपघटन करने में सूक्ष्म जीव करते हैं। सूक्ष्म औषधि उत्पादन में यूज़ होता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। नाइट्रोजन के पारिस्थितिकीकरण में, फिक्सेशन में भी किसका? सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है।
दही को देखिए बहुत क्वेश्चन पूछा है। दही में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु प्रमुख रूप से जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध में जनन कर दही में बदल देता है। दूध को जनन करके किसको बदल देता है? दही में बदलता है। आप बोलेंगे इसको दिखाई दे सकता है, बिल्कुल आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको दिखेगा सूक्ष्म जीव। जीवाणु जो होते हैं पनीर, अचार और अनेक खाद्य पदार्थों में क्या होते हैं? ये उत्पादन में सहायक हो सकते हैं, सहायक होते हैं, खाद्य पदार्थों का उत्पादन में सहायक होते हैं। कुछ जीवाणु, सब जीवाणु नहीं। इसलिए तो कहा जाता है सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ्रेंड्स भी हैं और हमारे एनिमी भी हैं, दोस्त भी हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, शत्रु भी हैं। जो सब होते हैं सूजी, इडली और भटूरे का और महत्वपूर्ण संगठन दही है। सबसे ज़्यादा संगठन कौन है? दही, सूजी, इडली और भटूरे का। फिर नेक्स्ट देखेंगे बेकिंग उद्योग में, बेकिंग फैक्ट्री में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें यीस्ट तीव्रता से जनन करके शोषण करके CO2 उत्पन्न करता है। यही कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा। गैस के बुलबुले खमीर मैदे को आयतन बढ़ा देता है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। जितना भी देखेंगे ब्रेड, पेस्ट्री, केक में उसमें होल्स होता है। ये होल्स क्यों होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड का जैसे ना, क्योंकि इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, ईस्टीकरण से होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पास होता है ना इन सारी चीज़ों से, तो ये क्या होता है? इसमें होल्स हो जाता है, छेद हो जाता है, जिसको आपको टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है, होल चिपचिपा टाइप का लग रहा है। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में माइक्रोब, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। गेहूं, जौ, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल, शराब का उत्पादन होता है। यीस्ट द्वारा अल्कोहल और शराब का उत्पादन होता है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की। लुई पास्चर एक किण्वन फर्मेंटेशन की खोज की है, अभी और आगे बताएंगे इसके बारे में। लुई पास्चर पास्चराइजेशन की भी खोज करते हैं, इन्होंने ही सबसे पहले, मतलब दूध को बहुत ज़्यादा पहले गर्म कर देता है, फिर अचानक ठंडा कर दिया जाता है पास्चराइजेशन प्रक्रिया में। देखेंगे एंटीबायोटिक्स कौन होते हैं? सबसे पहला तो पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेराबाइसिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का आप नाम सुनेंगे, ये BPSC क्वेश्चन पूछा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूंद से पेनिसिलिन बनाई और उसकी खोज की है, क्योंकि फफूंद जीवाणु वृद्धि को रोकते हैं और फफूंद जीवाणु को मारते हैं। एडवर्ड जेनर, ये भी बहुत बड़ा नाम है, देखिएगा एडवर्ड जेनर के बारे में। इन्होंने चेचक के लिए टीके की खोज की है। 8th का NCERT में है क्या है कि चेचक जो होता है एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होने वाला, उसके टीके की, स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज की है। अब देखें कि मादा एनाफिलीज मच्छर, ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऐसे क्या होता है? मलेरिया बीमारी होता है मादा एनाफिलीज मच्छर से। मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया जीवाणु का परजीवी का वाहक होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू वायरस का वाहक है। मादा एडिस मच्छर जो है डेंगू वायरस का एक वाहक है। अब बात करेंगे हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं। देखिएगा ये रॉबर्ट कोच है, इन्होंने क्या किया है? यह जीवाणु एंथ्रेक्स रोग का कारक किसको बताया है? अभी बताएंगे। 1876 में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु को खोज करते हैं। ये क्या होता है? एंथ्रेक्स, ये एक जीवाणु एंथ्रेक्स रोग का एक कारक बनता है। ये गाय के खुर और मुंह का रोग का भी वायरस है। ये एंथ्रेक्स से बीमारी हो जाती है गाय में, याद रखेंगे। ये रॉबर्ट कोच क्या करते हैं? ये बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे नमक और खाद्य तेल सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने में सहायक है। नमक और खाद्य तेल सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने में सहायक है और परिरक्षक भी है। जैसे सोडियम बेंजोएट की बात करेंगे, सोडियम बेंजोएट BPSC का क्वेश्चन है। ये सोडियम बेंजोएट क्या करता है? ये किसी खाद्य पदार्थों को परिरक्षण करता है, प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्शन देता है। याद रखेंगे सोडियम बेंजोएट को परिरक्षण है सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटासल्फाइड, ये दोनों खाद्य पदार्थों का संरक्षण है, परिरक्षक है। आइए देखिए, हम पास्चुरेशन की बात कर रहे थे, कौन इसका आविष्कार किया है? तो ये लुई पास्चर है। रैबीज के टीके की भी खोज करते हैं। इससे जीवाणु की वृद्धि रुक जाती है। ये 70 डिग्री पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और अचानक ठंडा कर दिया जाता है। 15 से 30 सेकंड तक पूरा एकदम हीट करेंगे, उसके बाद 70 डिग्री पर 70 डिग्री सेल्सियस पर 70 इंसान का तापमान बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका दुगुना। तो इतना डिग्री पर हम लोग टेम्परेचर देंगे 15 से 30 से, उसके बाद अचानक एकाएक सडनली क्या करते हैं, इसको
ठंडा कर देते हैं, तो ये पाश्चराइजेशन प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या कहता है, पाश्चुकृत दूध बिना उबाले प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह सूक्ष्मजीव से मुक्त होती है, सूक्ष्मजीव से, क्योंकि इसमें सूक्ष्मजीव डेड हो जाते हैं इस प्रोसेस में। नाइट्रोजन की बात करें, बहुत क्वेश्चन पूछा है। मुख्यतः जो तत्व होता है नाइट्रोजन जो होता है, ये एयर में हम लोग जानते हैं मिक्सर एयर इज ए मिक्सर ऑफ मैनी गैसेज सच एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ये सारे गैसेज हैं। तो नाइट्रोजन इसमें मेन मुख्य भूमिका निभाता है, जिसकी क्वांटिटी 78% होता है। नाइट्रोजन सभी जीवों में आवश्यक संगठन है जो प्रोटीन, फिर बोलते हैं क्लोरोफिलिक, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन में उपस्थित रहता है। जीवाणु और नील हरित शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तन करते हैं। ये प्रोसेस होता है। बहुत सारा जीवाणु, जैसे राइजोबियम की बात करें, इस तरह से अभी बताएंगे बहुत सारे जीवाणु के बारे में। अब देखिएगा, नाइट्रोजन का वायुमंडल में एक चक्र चलता है। नाइट्रोजन जीवाणु के बीजीय द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है और ध्रुव तरित द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ये प्रोसेस इधर भी देखिए। इस तरह से जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजेनिक यौगिक में बदलता है। ये यौगिक किसमें, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक में बदलता है और कुछ पौधे के द्वारा अवशोषण होता है। ये पौधे फिर जंतुओं द्वारा खाया जाता है। फिर इस तरह से देखेंगे उत्सर्जन किया जाता है इस नाइट्रोजन का। फिर ये नाइट्रोजन फिर ऊपर, ये प्रोसेस चलता है, साइकिल चलता है, जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। इसमें जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन का यौगिक का गैसीय रूप में परिवर्तन किया जाता है, फिर वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से फिर जीवाणु यूज़ करता है, फिर जीवाणु मनुष्य यूज़ करता है, फिर उसका अपशिष्ट होता है, फिर पौधे यूज़ करता है। इस तरह से एक साइकिल होता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जिस तरह से हम लोग वाटर साइकिल पढ़ते हैं, वाष्प बनता है, वेपर बनता है, कंडेंसेशन होता है, फिर इस तरह से देखेंगे तो वाटर साइकिल। इस तरह नाइट्रोजन का भी एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। अब कुछ मोनोरोग था, कुछ ट्रिक्स थे, सपोज उसमें ना नोट्स था कि कौन से मोनोरोग किस सूक्ष्मजीव से होता है। जैसे टीबी की बात करें तो हमने बहुत अच्छा डायग्राम से बताया कि ये जीवाणु से होता है। कैसे फैलता है, तो ये वायु से फैलता है। बचाव के लिए एक वैक्सीनेशन इसका अवेलेबल है। फिर खसरा की बात करें जिसको मीजल्स बोलते हैं, वायरस से होता है, वायु इसका फैलता है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है। चिकन पॉक्स वायरस से होता है, वायु से फैलता है, अवेलेबल है हमारे पास बचाव का टीका। पोलियो वायरस से होता है, जल और वायु से फैलता है, टीका इसका अवेलेबल है। हैजा की बात करें तो हैजा जीवाणु से होता है, जल भोजन, पके हुए भोजन, टीकाकरण से इसका होता है, टीकाकरण है इसका अवेलेबल है। टाइफाइड की बात करें तो जीवाणु से होता है, जल से फैलता है, टीकाकरण इसका अवेलेबल है। हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, जल इसका फैलने का रीज़न है, इसका टीकाकरण अवेलेबल है। मलेरिया की प्रोटोजोआ से होता है, मच्छर इसका वाहक है और मच्छरदानी का यूज़ करें, कीटाणुनाशक का यूज़ किया जा सकता है। पादप रोग जो होते हैं सूक्ष्मजीव से होते हैं, जैसे टोमेटो का मोज़ेक, फिर बोलते हैं एक होता है, और टोबैको का मोज़ेक रोग फिर टोमेटो में होता है। फिर और लिटिल लोग ऑफ बोल सकते हैं ना, साइट्रस फ्रूट का, नींबू का होता है, नींबू कैंसर जीवाणु से होता है, वायु में फैलता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक से होता है, याद रखेंगे। और भिंडी का पीत, ये देखें वायरस से होता है, कीट के थ्रू फैलता है भिंडी का रस्ट, भिंडी की पीत रोग। अब जाते हैं तीसरा चैप्टर, चलते हैं तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक्स। संश्लेषित रेशे, देखिएगा रेशे को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, पहला है प्राकृतिक, दूसरा है हमारा संश्लेषित। प्राकृतिक में बात करें तो कपास, सेलुलोज, ग्लूकोज, ऊन, रेशम, इस तरह से याद करेंगे। ग्लूकोज तो नहीं होगा लेकिन सेलुलोज होंगे, कपास में सेलुलोज मिलता है। दूसरी बात करें संश्लेषित की, गर्म करने पर ये पिघल जाते हैं, इसमें रेयन और नायलन आता है। कौन आता है, नायलन की आपको बात करें, देखिए नायलन में ना एन जो वाई है, एन वाई से लिख दिया न्यूयॉर्क, एल ओ एन से लिख दिया लंदन, दोनों के मिलने से बनता है नायलन। याद रखिएगा, न्यूयॉर्क और लंदन जो पाई जाती थी रेशा। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे मल पेट्रोलियम रसायन विधि द्वारा तैयार किए जाते हैं। पेट्रो रसायन विधि द्वारा, कौन सा रसायन विधि, पेट्रो रसायन। पॉलीमर, देखिए पॉलीमिन से होता है अनेक, मर से होता है भाग, अनेक भागों के मिलने से पॉलीमर बनता है। याद रखेंगे सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज द्वारा निर्मित होता है, सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज की अनेक इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। नायलन की बात करें 1931 ईस्वी में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के उपयोग कर बनाया गया था नायलन को। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु के द्वारा होता है। ये प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। कैसा था, सबसे पहला अगर सिंथेसाइज्ड हमने किए किसी रेशा को तो वो है नायलन। ये प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। यह नायलॉन तार इस्पात तार से अधिक मजबूत होता है। बताइए, नायलन का जो तार लेंगे और स्टील का तार लेंगे उससे भी ज़्यादा मजबूत होंगे।
अब देखेंगे पॉलीमर की बात की तो अभी को बता दिए, पॉलीपरस्मर अनेक इकाई के मिलने से एक संश्लेषित रेशा होता है। टेरिलीन लोकप्रिय पॉलिस्टर है। अच्छा ये पॉलिस्टर है, पॉलीमर नहीं, माफ़ करिएगा। पॉलिस्टर एक संश्लेषित रेशा है, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। पीईटी बोलते हैं एक, पॉलीएथिलीन टेराफ्थैलेट। पॉलीमर एक प्रकार का पॉलिस्टर है, ये पॉलीमर पॉलिस्टर जो है एक प्रकार का, पीईटी एक प्रकार का पॉलिस्टर है। अब पॉलिस्टर की बात करें, पॉली में आपको हो गया पॉलीकोट कपड़े बनाने में, पॉलीकूल कपड़े और स्टर फलों को गंध देने में स्टर का यूज़ होता है। टेरिकोट ये सारे भी पॉलिस्टर के यूज़ हैं, कपड़े बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपड़ा कपास का मिश्रण है। बात करेंगे पॉलीकोट का, पॉलिस्टर मिला देंगे और कपास मिला देंगे तो बनेगा पॉलीकोट। पॉलीवुल की बात करेंगे, प्लास्टिक और ऊन का मिश्रण होता है पॉलीवुल। अब देखेंगे पॉलीथीन की, जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूजेस में, ये पॉली प्लस एथीन से मिलकर बना होता है। थर्मोप्लास्टिक याद करिएगा, बहुत क्वेश्चन बनता है। थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत और मुड़ते हों उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी जैसे गर्म करेंगे ना ये सिकुड़ जाएंगे, इस तरह से सिकुड़ जाएंगे। ये पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है। ये पीवीसी क्या होता है, जैसे हमारा आप देखेंगे वायरिंग करते हैं तो वायरिंग के ऊपर में एक थोड़ा सा ऐसे हम लोग ये देते हैं, कवर डालते हैं प्लास्टिक का, वो बोलते हैं पीवीसी पाइप बोलते हैं। पॉलीविनाइल पाइप होता है वो थर्मोप्लास्टिक होता है। इसका उपयोग खिलौने, कंघियों और वस्तुएं बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, देखिए सेटिंग का मतलब सेट हो गया, एक बार गर्म करेंगे पुनः चक्रण का योग्य होगा, उसमें देकर गर्म नहीं किया जा सकता है, उसमें देकर गर्म नहीं। ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है और सीटेट भी पूछता है कि बेकेलाइट मेलामाइन ये एक टाइप का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कैसा प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जो बेकेलाइट है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। बेकेलाइट जो बना होता है फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर के बना होता है। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत के कुचालक जो बिजली के स्विच बनाने, बर्तन और हत्थे में होता है, हत्थे बनाने में होता है। आप देखेंगे कुकर में जो होता है, कुकर का जो हत्था होता है ये किससे मिलकर के बना होता है, बेकेलाइट से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा, स्विच वगैरह भी बेकेलाइट से मिलकर के बना हो रहा है, याद रखिएगा। अब देखेंगे स्विच बनाने में एक आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन से बहुत क्वेश्चन पूछता है क्योंकि बीटीबीसी का बुक में टेफ्लॉन का डिस्कस किया गया। टेफ्लॉन जो एक विशिष्ट प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इस पर तेल ना तो तेल चिपकते हैं ना तो कोई जल चिपकते हैं। अग्निशामक कपड़े में क्या होता है, मेलामाइन प्लास्टिक होता है। कौन सा प्लास्टिक, मेलामाइन प्लास्टिक, याद रखिएगा। इसके आगे बात करें, अग्निशामक में ना सोडियम का भी कुछ कार्बोनेट का यूज़ होता है। सोडियम आपको बताना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इस चैप्टर के लास्ट में था एक 4R। 4R का यूज़ आप सुने होंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये, क्योंकि ये ना कंसेप्ट है। सबसे कम यूज़ करेंगे तो रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिकवर। 4R है, 4R, एक R से हो गया रेड्यूस, कम यूज़ करें। रीयूज किसी चीज़ का पुनः उपयोग करें, फिर रिसाइकिल उसका पुनर्चक्रण करें, और रिकवर उसका पुनः प्राप्ति करें। ये 4R का कंसेप्ट था। अब चलेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थ, धातु और अधातु। अब लेकर चलते हैं आपको, धातु से आपको परिचय करवाते हैं। सोडियम प्लस पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट बाय नाइफ। मरकरी जो होता है द्रव अवस्था में होता है, यही एक ऐसा तत्व बोल सकते हैं, ठीक है, धातु भी बोल सकते हैं, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन जो है एक अधातु है, लेकिन ये क्या होता है, अधातु द्रव अवस्था में रहते हैं। सारा जो धातु की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे आयरन ले लें, एल्युमिनियम ले लें, सॉलिड फॉर्म में होता है। लेकिन मरकरी जो होता है द्रव लिक्विड स्टेट में होता है। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। याद रखेंगे, सारे धातु की प्रकृति, मोस्ट ऑफ द धातु का नेचर जो होता है वो बेसिक नेचर होता है, क्षारीय प्रकृति होता है। सपोज आयरन ले लिए, ऑक्सीजन मिलाए तो ये बनेगा फेरम का Fe2O3 जो भी बना, ठीक है, फेरस ऑक्साइड जो भी बने। तो अब बताएंगे Fe2O3 जो है एक क्षारीय प्रकृति होगा। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से जलाए तो MgO बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। याद रखना है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो ज़्यादातर, एक होता है एम्फोटेरिक भी होता है, जैसे जिंक है, एल्युमिनियम है, ये सारे एम्फोटेरिक बताएंगे अभी, तो ये क्षारीय बनाते हैं। कॉपर के बर्तन में देखिएगा वायु के कांटेक्ट में लाएंगे तो उसमें एक परत चढ़ जाता है जिसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2 तथा कॉपर कार्बोनेट बनता है जो हरा परत बनाती है। जो कॉपर कार्बोनेट बनता है ना, ये उस पर क्या करते हैं, हरा टाइप का लाइनिंग बनाता है, कवर बना देता है। कैसे होता है रिएक्शन, कॉपर है वायु के कांटेक्ट में या कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो बना दिया CuOH2 और CuCO3 कॉपर का कार्बोनेट हो रहा है। ये ग्रीन होता है, कैसा पदार्थ है, ग्रीन हरा पदार्थ है।
मैग्नीशियम रिबन, ये देखिए सीटेट का क्वेश्चन है। मैग्नीशियम रिबन जो है दहन करने के पश्चात प्राप्त राख को जल में घोलकर अम्लीय या क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलायक का परीक्षण करते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन के पश्चात राख को जल में अगर घोल देंगे, इससे अम्लीय क्षारीय प्रकृति का विलयन जानने में पता चलेगा। याद रखेंगे धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेती है। कुछ धातु सोडियम है, धातु अभिक्रियाशील होती है जो ऑक्सीजन और जल के साथ तुरंत अभिक्रिया कर लेती है एवं ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, अतः इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं। सीटेट का क्वेश्चन है, किसे मिट्टी तेल में रखा जाता है, तो सोडियम का मिट्टी तेल में रखा जाता है। आयरन जो है जल के से धीमा अभिक्रिया करता है, आयरन जल से धीमा अभिक्रिया करता है फॉस्फोरस के जल में रखते ही, क्योंकि वायु में यह आग पकड़ लेती है। फॉस्फोरस जो है जल में रखते हैं, फॉस्फोरस को जल में, सोडियम को केरोसिन तेल में, क्योंकि यह वायु के कांटेक्ट में किस में आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको जल में रखते हैं। धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर पॉप की ध्वनि, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है ये रिलीज होता है, ये कौन सा गैस, पॉप। सपोज करें ये हमारा धातु है आयरन, HCl से रिएक्शन कराए तो फेरिक क्लोराइड बना, FeCl2 बना, इससे जो हाइड्रोजन निकला इसको बोलते हैं, ये जो हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि के साथ आवाज़ करती है इसको बोलते हैं धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके पॉप ध्वनि देती है। इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से कैल्शियम धातु है। अब देखिएगा धातु जो है क्षार धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, CaNaOH बने, COOH2 बना और Na प्लस हाइड्रोजन गैस निकला। और धातु से भी क्षारों से अभिक्रिया करके धातु भी क्या देते हैं, धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि धातु विस्थापन अभिक्रिया करती है। देखिएगा हमारा CuSO4 है जिंक से, तो ये बनेगा Zn का सल्फेट ZnSO4 और CuSO4 Fe बनेगा तो FeSO4 प्लस Cu बनेगा। ZnSO4 प्लस Cu इसमें रिएक्शन नहीं होगा। आइए बताएंगे क्यों रिएक्शन नहीं होगा इसमें FeSO4 Cu, क्योंकि रिएक्टिविटी एक सीरीज होता है जिसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, विस्थापित करता है। रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे KNaMgCaAl Zn FeSN Pb HCu HgAu Pt। के सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम MgCaAl Zn FeCu H Pb, इस तरह से Ag। सबसे लिस्ट रिएक्टिव की बात करें तो प्लेटिनम है, सबसे कम रिएक्टिव कौन है, हमारा प्लेटिनम होता है। सबसे मोस्ट रिएक्टिव हमारा पोटेशियम होता है। इसको याद रखेंगे, इस रिएक्टिविटी सीरीज को, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखेंगे तो आपका बहुत सारा आपका इक्वेशन बन जाएगा। आइए आघात वर्धनीयता क्या होता है, इसको बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो आप जानते हैं कि जब पीट करके हम लोग क्या करते हैं, पीट करके चादर के रूप में लाते हैं धातु के गुण, इसको बोलते हैं आघात वर्धनीयता। धातु का प्रॉपर्टी होता है, धातु में दूसरा गुण तन्यता होता है। तो देखेंगे धातु को खींच करके तारों में बदल देते हैं, इसको बोलते हैं तन्यता। धातु ध्वनिक होता है, जैसे हम लोग का बेल का घंटी छुट्टी में होती लगती थी तो बहुत ही खुशियाँ मिलती है, टन 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 की आवाज़। तो ये धातु धावत क्या होता है, पीटने पर अच्छी ध्वनि उत्पन्न करता है, सोनोरस साउंड, दिल को छूने वाला भी कर सकता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, तो आपको प्रूफ करके दिखा दिए थे हम लोग धातु के ऑक्साइड। लेकिन अब देखेंगे एक चीज़ है कि अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाता है, जिसको बोल सकते हैं कि आप एसिड रेन। अभी बताएंगे, एसिड रेन छोड़ दीजिए। ये सल्फर का ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है और H2 से रिएक्शन बनाए तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये अम्लीय होता है क्योंकि ये अधातु है। फिर बोलेंगे अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये दिखा रहा है। अधातु जिन्हें हम श्वास के रूप में अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, सांस ले लेते हैं। ये NCERT का क्वेश्चन था तो हम उसको वन लाइनर के फॉर्म में लिखें। अधातु जिनका उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण में करते हैं, दिस विल बी क्लोरीन, याद रखेंगे। जैसे अधातु जिनके बैगनी रंग के विलयन एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है। देखिए एंटीबायोटिक जो होता है हम लोग आयोडीन लगाते हैं, कैसे, एक याद करिए, टिंक्चर आयोडीन पढ़े होंगे, टिंक्चर आयोडीन, आयोडीन का सॉल्यूशन होता है और कुछ भी पदार्थ होते हैं। पटाखे के रूप में प्रयुक्त अधातु तो हमारा सल्फर और फॉस्फोरस होता है। पौधे के क्लोरोप्लास्ट में मैग्नीशियम धातु के रूप में मैग्नीशियम और डाई वैलेंट आयंस होते हैं। यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म करके वैद्युत अपघटन द्वारा विघटन नहीं किया जा सकता है तो वो तत्व कहते हैं। उसे क्या कह सकते हैं, तत्व। अभी और बताएंगे, तत्व के एक नमूने एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये ज़्यादा सुइटेबल है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। अब बात करेंगे परमाणु तत्व का। सबसे छोटा कण होता है परमाणु और तत्व के भौतिक और रासायनिक तत्व के परमाणु अप्रभावित होते हैं। द्रव जो होता है सफल, जो क्या बोलते हैं, द्रव सफलर के परमाणु गैस या वाष्प, सल्फर होना चाहिए, माफ कीजिएगा, सल्फर नहीं है, द्रव सल्फर के परमाणु गैस या ठोस सल्फर के परमाणु के समान होते हैं। फिर आगे बात करेंगे
क्या कहते हैं कि एल्युमिनियम संरक्षण धातु है, एल्युमिनियम क्या है, संक्षारण धातु है, इसलिए इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में ढकने में किया जाता है। जैसे आप एल्युमिनियम का फॉयल वाला मिठाई खाए होंगे, ऊपर में एकदम पतला लेयर वाला बहुत पीट पीट के बनाया जाता है, उसको चढ़ा दिया जाता है। अब मेरा 5th चैप्टर का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेष जीवाणुओं से होता है, जिसे जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म कहते हैं उसके अवशेष से, क्योंकि सजीव के प्राणी के अवशेष से बनते हैं। जो है एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, जिसका सीमित जो है असीमित मात्रा में, सीमित नहीं है, अनलिमिटेड है। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु की बात करें, देखेंगे मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले के परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बोनाइजेशन कहते हैं। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के नीचे वनों की संपीड़न से बहुत हाई प्रेशर, उच्च दाब से कोयला का निर्माण होता है। कोयला में मुख्यतः कार्बन होता है। कोयला में मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। कोयले के जलने से CO2 उत्पन्न होता है। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, आपको बता दिया। कोयले के प्रकरण द्वारा प्राप्त उत्पाद, कोयले के प्रोसेस में बहुत सारा उत्पाद प्राप्त होता है, जैसे कोक, एसीटेट का क्वेश्चन है। ये कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कार्बन का शुद्धतम रूप होता है कोयले से संबंधित उत्पाद। इस्पात से औद्योगिकरण में, औद्योगिक निर्माण में प्रयोग, स्टील धातु निष्कर्षण में या कठोर संरंध्र और काला पदार्थ होता है। कोल तार की बात करें तो ये एक अपेय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। कोल तार अपेय गंध वाला गाढ़ा द्रव है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। यह संश्लेषित रंग होता है। औषधि, विस्फोटक, सुगंध और प्लास्टिक, इससे हम लोग बना सकते हैं। फोटोग्राफिक सामग्री और छत निर्माण में भी हम लोग कोल तार का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें कि कुछ रोचक तथ्य का, तो देखेंगे कोल तार से मौत एवं अन्य कीटों के भगाने हेतु नेप्थलीन की गोलियां कोल तार से प्राप्त होती है। नेप्थलीन की गोली जो होता है मौत और अन्य कीटों को भगाने में हम लोग कोल तार से नेप्थलीन की गोली का प्रयोग करते हैं। पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम के उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा, बिटुमिन का यूज़ किया जाता है। कोल गैस करें Cu+H2 बोलते हैं, Cu+H2। तो कोक बनाते समय कोल गैस की प्राप्ति कोयले प्रकरण में होता है। लंदन में 1810 तथा 1820 में इसका पहला प्रयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया जाता था। कोल गैस एक ऊष्मा का स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है और ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। भारत में पेट्रोलियम अनुसंधान संगठन PCRA संघ सलाह देती है कि गाड़ी चलाने में किसी तरह का पेट्रोल डीजल बचाएं। केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है ये देहरादून में, बहुत क्वेश्चन पूछा है। केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान केंद्र देहरादून में। आइए पेट्रोलियम और इसमें डीजल की बात करें तो सबसे पहला है 1867 में असम में माकुम स्थान पर तेल का क्या पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात और बम्बई में पाया जाता है। गोदावरी, कृष्णा के बेसिन में भी तेल मिलते हैं। फिर बात करें पेट्रोलियम के संगठन का, तो पेट्रोलियम के संगठन में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, paraffin मोम्स, विटामिन आदि आते हैं। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया USA में 1859 में ड्रिल किया गया था। याद रखेंगे, सबसे पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया जो USA का क्षेत्र है। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को बना दिया। वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बना देते हैं। समुद्री जीवों से बना है पेट्रोलियम, याद रखेंगे। और पेट्रोलियम जो है पेट्रा चट्टान और ओलियम तेल के शब्दों से बना है। गहरे रंग का होता है। परिष्करण पेट्रोलियम के संगठन से पृथक करने में परिष्करण का प्रोसेस करते हैं। ये था पेट्रोलियम के बारे में। अब आते हैं पेट्रो रसायन क्या होता है। पेट्रो रसायन जो होता है, पेट्रो रसायन का उपयोग अपमार्जक, रेशे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक, पॉलीथीन के निर्माण में किया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों से उपयोग पदार्थों के प्राप्ति को पेट्रो रसायन कहते हैं। पेट्रोलियम और उसके प्राकृतिक गैसों से उपयोगी पदार्थों की जो प्राप्ति होती है उसको कहते हैं पेट्रो रसायन। फिर बात करेंगे पेट्रोलियम गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक यूरिया के निर्माण में भी किया जाता है। किसका प्रयोग, हाइड्रोजन का प्रयोग पेट्रोलियम गैस से, प्राकृतिक गैस से। अब आइए प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन का उपयोग उर्वरक यूरिया के निर्माण में होता है। अब देखेंगे कि ये बिटुमिन क्या होता है। बिटुमिन का यूज़ करते हैं हम लोग पेंट और सड़क के निर्माण में।
अब बात करें, देखिएगा ये प्रोसेस बता रहे हैं, इसमें है देखिएगा तेल का, जैसे सपोज यहाँ पे तेलाशय चट्टान है, यहाँ पे जल होता है, ये तेल होता है, ये गैसें होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताप होता है, और यहाँ पे आपको पता है कि चट्टाना है, इधर क्या हमारा चट्टाना है। अब हम लोग यहाँ पे गैस निकालने के लिए कुओं का यूज़ कर रहे हैं, और तेल निकालने के लिए भी हम लोग इस लाइनिंग को देखेंगे, तेल निकालने के लिए भी हम लोग पाइप डालते हैं, कुएं का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये कुएं होते हैं, और पेट्रोलियम प्राकृतिक भंडार से इस कुएं से यूज़ करते हैं। प्राकृतिक गैस देखिएगा उपयोग रसायन और उर्वरक निर्माण में किया जाता है, और त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी में ये सारे गैस मिलते हैं। कहाँ कहाँ? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, उसके बाद कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र में ये गैस मिलते हैं। फिर बात करेंगे प्राकृतिक गैस का, तो प्राकृतिक गैस उच्च दाब पर संपीड़ित पेट्रोलियम गैस सीएनजी के रूप में भंडारित होते हैं। किसके रूप में? सीएनजी के रूप में, याद रखेंगे। अब यूरिया का फुल फॉर्मूला की बात करते हैं, CONH2 होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं NH2CONH2। एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था, बताइए तो यूरिया में ना कौन कौन सा एलिमेंट होता है? तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन होता है। तो ये था हमारा चैप्टर का नाम पेट्रोलियम। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा दहन और ज्वाला। क्या बोलते हैं? दहन एंड ज्वाला। सूर्य में उष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय में कौन सा? नाभिकीय संलयन होता है। ज्वलन ताप, न्यूनतम ताप पर जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। 5000 साल पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक के डूबे गए छड़, बोल सकते हैं चिड़ लकड़ी का, माचिस की तरह उपयोग होती थी। याद रखेंगे कितना, किसका प्रयोग? गंधक का उपयोग। अभी भी सल्फर ही यूज़ होता है हमारे माचिस में, जिसको हम लोग कोई भी गैस को जलाते हैं। फिर बोलते हैं एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फॉस्फोरस को मिला करके माचिस की तीली में लेप चढ़ाते हैं। याद रखेंगे घर्षण से श्वेत फॉस्फोरस जलता है, घर्षण से श्वेत फॉस्फोरस जलता है। श्वेत फॉस्फोरस को हम लोग पानी में रखते हैं। आजकल एंटी सल्फाइड और पोटेशियम सल्फाइड क्लोरेट का लेप तेली पर प्रयोग करते हैं। खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है, लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जैसे देखेंगे ये माचिस है, माचिस का ये वाला साइड पर खुरदरा होता है, इसको हम लोग रगड़ते हैं तो लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। तीली पर लगे पोटेशियम का क्लोरेट होता है, पोटेशियम का क्लोरेट की अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे एंटीमनी सल्फाइड जो है दहन प्रारंभ करता है, जलना प्रारंभ करता है। तो देखिएगा 3 चीज़ का लेप होता है, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम का क्लोरेट का लेप होता है। एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, फास्फोरस और पोटेशियम का क्लोरेट, तीनों का संलग्न होता है। दहन कौन करता है? एंटीमनी सल्फाइड। अब देखेंगे ज्वलनशील पदार्थ ज्वलन ताप पर कम होने वाले सरलतम रूप से आग पकड़ती है, कम ताप पर ही, जैसे एलपीजी, पेट्रोलियम और अल्कोहल, इसको बोलते हैं ज्वलनशील पदार्थ। अब बताएं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaSCO3। इसको यूज़ करेंगे, देखेंगे इसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में होता है, इसका निकलता है। फिर पोटेशियम, इसलिए तो हम लोग यूज़ करते हैं किसको, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, किस में? अग्निशामक पदार्थ में, जहाँ पे हम लोग जैसे एक निकलता है ना आग बुझाने वाले, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं हम लोग अग्निशामक के। तो यह याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ होता है। पोटेशियम कार्बोनेट KCO3 होता है, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब बात करें ऊष्मीय मान का, तो देखिएगा किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ऊष्मीय मान कहलाती है। ऊष्मीय मान का ऐसा यूनिट किलोग्राम पर केजी होता है, किलोग्राम पर केजी, केजी पर केजी होता है, किलोजूल पर केजी होता है, किलोग्राम नहीं। देखिएगा क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, किलोजूल पर केजी होता है, किलोजूल पर केजी ऊष्मीय मान का ऐसा यूनिट। अब बात करें कि कुछ ईंधन है उसका ऊष्मीय मान की बात करेंगे, देखेंगे गोबर के उपले 600 से 6000 से 8000 किलोजूल उसका ऊष्मीय मान है पर केजी। लकड़ी का 17000 से 22000 के बीच है, कोयला का 25000 से 33000 के बीच है, पेट्रोल का 45000 किलो जूल होता है। सबसे ज़्यादा लगभग इसी का होता है। मिट्टी का भी तेल का 45000 है, डीजल का भी 45000 उसमें मान है, मीथेन का 50000 है। अब देखिए थोड़ा ऊपर और बढ़ गया, सीएनजी का 50000 है, एलपीजी का उससे भी ऊपर है। तो 3 चीज़ का हमको एक ही साथ दिखा, किस किस का, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल। फिर देखेंगे मीथेन CH4 और फिर NCNG और LPG में भी 55,000 होता है। जैव गैस में देखिएगा 35,000 से 40,000 होता है। हाइड्रोजन में देखिएगा 1,50,000 सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस में दिखा, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन गैस में दिखा। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ अम्ल वर्षा की बात करें तो देखिएगा हम सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, उसके बाद NO2 यूज़ करेंगे, इसका रिएक्शन में बनता है सल्फ्यूरिक एसिड।
क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक, इससे अम्ल वर्षा बनता है सल्फर के, इसको सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। इससे हमारा जैसे बात करें कि ताजमहल का जो है उसका कलर ख़त्म हो रहा है, उसका कलर में जो जिस तरह से अट्रैक्टिव पावर होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब बात करेंगे हम लोग लुमिनस और नॉन लुमिनस ज्वाला क्षेत्र का। तो 3 क्षेत्र हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन। अब बात करें कि पूर्ण दहन, ये वाला क्षेत्र को हम लोग पूर्ण दहन का, इसका कलर कैसा होता है, नीला होता है। याद रखिएगा, पूर्ण दहन क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे गर्म भाग होता है ये वाला, और सबसे कम वाला भाग इससे और उसके अंदर होता है, गर्म होता है, तो सबसे गर्म है ये। और आंशिक दहन वाला होता है, ये आंशिक दहन का कलर होता है पीला कलर होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग काला होता है। सबसे आंतरिक भाग कैसा होंगे, ब्लैक टाइप का होंगे। तो देखिएगा नॉन लुमिनस, लुमिनस एंड डार्क जोन, ये वाला हमको लुमिनस वाला ऑब्जेक्ट जो होता है तो नीला होता है, जो बहुत जलता है वो कैसा होता है, नीला कलर। याद रखिएगा, जो कम जलता है उसको पीला होता है, जो नहीं जलता वो काला होता है। नीला, पीला, काला, ये 3 क्षेत्र होता है। सबसे ऊपरी वाला हमारा पीला, सबसे छोटी होता है हमारा ऊपरी वाला नीला होता है। अब देखिएगा हमारा 7वां चैप्टर है, इस तरह से 18 चैप्टर है, याद रखेंगे। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। देखेंगे भरतपुर अभयारण्य राजस्थान में, कहाँ पर है, राजस्थान में है, याद रखेंगे। लोकटक और जो झील है यहाँ पे लोकचाव है, लोकटक तो मणिपुर में हो जाएगा। ये देखेंगे लोकचाव वन्यजीव अभयारण्य असम में है। पंचमढ़ी जैव अभयारण्य मध्य प्रदेश सतपुरा में है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीव सजीव जीवन यापन करते हैं। अभयारण्य क्या कहता है कि वह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जीव जंतु आवास में विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, वन्य जीव जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वन्य जीव, पौधे और अन्य जीव जंतुओं के संसाधन और उस क्षेत्र के आदि प्रवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन होता है। अब आइए, ये सब था तो जैव मंडल कुछ अच्छा टॉपिक उतना यूज़फुल नहीं था, क्योंकि ऊपर वाला था। सतपुरा जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है। फर्स्ट रिजर्व्ड क्या है हमारे पास, आरक्षित, सबसे पहला आरक्षित वन है, जिसमें सर्वोत्तम कीटी के टीक वन सागौन मिलते हैं। याद रखेंगे जो सतपुरा में इसमें सागौन वन मिलते हैं। सर्वोत्तम कोटि का टीक जो है सागौन वन मिलते हैं। अब देखेंगे कुछ हमारे पास संकटपन्न जंतु हैं, इंडेंजर्ड एनिमल हैं, जैसे काले हिरन है, श्वेत आँख वाली हिरन है, हाथी है, सुनहरी बिल्ली हो गया, गुलाब सिर वाला बतख हो गया, घड़ियाल, ये सारे हमारे पास इंडेंजर्ड है, संकट में आए हुए हैं। रेड डाटा बुक में क्या होता है, संकट स्पीसीज़ होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं। अब देखेंगे भारतीय वन संरक्षण में कुछ एक्ट है, कुछ प्रावधान क्या है कि भारतीय वन संरक्षण के लिए 1980 में हम लोग प्रावधान करते हैं। वन्य जीव संरक्षण के लिए हम लोग 1972 में प्रावधान किए हैं। जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1974 में लाते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लाते हैं। वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम और नियंत्रण 1981 में लाते हैं। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट जो है हम लोग 1986 में लाते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकथाम और इसके लिए जो अधिनियम लाते हैं 2000 में लाते हैं। ये तो अच्छा। अब नेक्स्ट चैप्टर 8वां चैप्टर देखेंगे। 8वां चैप्टर है कोशिका संरचना और प्रकार्य। आज अभी इस टाइम में इसी चैप्टर तक रखते हैं। कोशिका संरचना और प्रकार्य को दूसरे पार्ट में करवा देंगे। तो आपका यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद। फिर से जय हिंद।